समान अध्ययन जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करेंगे एक ही क्लास में। 6 सब्जेक्ट, अलग अलग 6 टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, परीक्षा में आने वाले टॉपिक होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक होंगे। इसलिए आप सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। इसका एक बार रिवीजन आप स्वयं से भी कर लीजिएगा। बाकी ये क्लास मैं बहुत फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी समान अध्ययन आता है, जनरल स्टडी बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीएस से। जीएस तय करता है आपका सिलेक्शन। तो आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण है और मैं आप सभी को करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठा दूंगा, भर दूंगा। ये मेरी आप सभी के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। 6 सब्जेक्ट होंगे, पर्यावरण, संविधान, भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन भारत का टॉपिक एक लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान, है ना, उसमें बायो वाला एक टॉपिक ले लेंगे। तो इस तरीके से 6 रैंडम टॉपिक होंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस हिसाब से आपको इन टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो चलिए देखिए, पर्यावरण में एक चीज जो पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं पर्यावरण दिवस से। क्वेश्चन बहुत आते हैं पर्यावरण को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज के सेशन में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस याद कराऊंगा। मेरी क्लास का मतलब है साथ साथ याद होते जाना। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं और एक साथ में सारे दिवस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दिवस यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आप सभी को पता है एक रामसर कन्वेंशन हुआ है आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर के, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और ये रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो हर 2 फरवरी को, रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है, हर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस। मतलब मुझे लगता है हर एक एग्जाम में ये जरूर पूछता है। विश्व, इसके लिए कौन सा जुड़ा हुआ है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, भारत की टोटल अभी रामसर को लेकर के 85 स्थल हो चुके हैं, 85 स्थल हो चुके हैं, हर बढ़ते रहते हैं ये स्थल। अभी 85 स्थल है रामसर स्थल के तौर पे। विश्व ओजोन दिवस, रट जाना है, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। समान अध्ययन में पर्यावरण दिवस में ये क्वेश्चन आता है। 16 सितंबर, हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद एक दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक है आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ आवर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अच्छा, इस दिन क्या होता है, इस दिन पूरे घरों की 1 घंटे के लिए लाइट भी बंद करने की बात कही जाती है कि 1 घंटे के लिए एक निर्धारित समय पर सभी लोग पूरी पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए पृथ्वी में। देखो, ये सब दिवस मनाने के पीछे का कारण यही है कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ सके, हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके, है ना। ये सारे उद्देश्यों से ये पूरा का पूरी सारी चीजें मनाई जाती हैं आपकी। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद कर लेना है। ये 4 दिवस हो गए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब कुछ दिवस की लिस्ट यहां पे मैं और करवा रहा हूं आप लोगों को, जो आप याद करेंगे। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। अगला है विश्व वानिकी दिवस।
वानिकी दिवस है 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। अगला है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, इसको विश्व जल संरक्षण दिवस भी कहते हैं, जल संरक्षण दिवस। ये आपका है 22 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, अभी ही मैंने आपको बताया 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यह है 22 मई को, 22 मई, 22 मई जैव विविधता दिवस। 22 मई को पर्यावरण दिवस अभी हमने डिस्कस किया, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा चलो एक थोड़ा सा यहां पे एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं। एक प्रोग्राम किया जाता है सरकार के द्वारा, पूरा एक सप्ताह मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव, वन महोत्सव हमेशा मनाया जाएगा जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई महीने का पहला सप्ताह वन महोत्सव के तौर पे मनाया जाता है। और इस समय पे भारत के जितने भी मतलब राज्य हैं, आमतौर पे सभी के सभी राज्यों के द्वारा वृक्षारोपण बड़े स्तर पर किया जाता है। क्या किया जाता है? वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण बड़े स्तर पर किया जाता है। और वृक्षारोपण आपका जो है वन महोत्सव के टाइम पीरियड पे पृथ्वी पे वृक्षावरण को बढ़ावा देता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक पेड़ मां के नाम। आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? सभी को पेड़ जरूर लगाना है। मैंने अभी 50 पेड़ लगाए थे इस टाइम पीरियड पे यहाँ पर। अभी तक टोटल मैं 10 लाख पेड़ लगवा चुका हूँ, 10 लाख वृक्षारोपण करवा चुका हूँ। एक पेड़ माँ के नाम, 50 पेड़ मैंने स्वयं लगाए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग भी इस अभियान से जरूर जुड़िए और एक पेड़ मां के नाम अभियान में एक अच्छा पेड़ लगाइए और उसकी सेवा भी कीजिए। मतलब वो पेड़ केवल लगाने भर से नहीं होगा, उसकी पर्टिकुलर आपको सेवा भी करनी है, ठीक है, उसकी सेवा भी करनी है। अच्छा 10 लाख जो वृक्षारोपण की मैं बात कर रहा हूं वो अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक का। मतलब कोविड के टाइम से स्टार्ट किया था हमने, कोविड के पहले से स्टार्ट किया था 2018 से वृक्षारोपण करवाना। और हर बार वन महोत्सव पर कभी हमने 2 लाख का टारगेट लिया, कभी 3 लाख का टारगेट लिया, 4 लाख का टारगेट लिया और कंटिन्यूअस वृक्षारोपण हमने करवाया है। गाजियाबाद में चूंकि संस्था है तो यहाँ की कई सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर एक एक साथ हमने 20-20, 30-30 हज़ार वृक्षारोपण लगवाया है। तो मैं हमेशा एनवायरनमेंट को प्रमोट करता हूँ। मुझे भी लगता है कि पर्यावरण पे ये हमारा उपकार है, जो हम यहाँ सांस ले रहे हैं, जो यहाँ जी रहे हैं। पृथ्वी के पास जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक वायुमंडल है, हम उस वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। हमारे क्रियाकलाप, हर व्यक्ति के ऊपर 3 वृक्षों का उपकार रहता है। 3 वृक्षों की ऑक्सीजन आपको आपके पूरे जीवन में जरूरत पड़ती है। तो मरने से पहले कम से कम आपको ये ऋण उतार के जाना चाहिए, आपको 3 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। तो मैं प्रमोट करता हूं हमेशा वृक्षारोपण को, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप 3 बढ़िया से वृक्ष लगाइए और उन वृक्षों को सेइए। कहाँ लगाएंगे? आसपास कोई पार्क हो वहाँ पे लगाइए, है ना, घर के आसपास कोई जगह है वहाँ लगाइए, यदि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड हो वहाँ लगाइए, आसपास कोई भी सोसाइटीज़ हो वहाँ पे जाके लगाइए, पर लगाइए। मुद्दा है लगाने का, विल पावर है। यदि आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्लांटिंग करते हैं, घर पे बहुत सारे गमलों में भी वृक्षारोपण करके रखते हैं। यदि वो शौक आपका है तो बहुत सारे इंडोर प्लांट आते हैं। जब आप नर्सरी वगैरह जाएंगे तो नर्सरी में आपको बहुत सारे प्लांट ऐसे भी मिलेंगे जो कि घर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आपके घर में छत होगी, छत पे लगाइए, पर लगाइए। मुद्दा ये है कि लगाना चाहिए आपको। तो ये कुछ मैंने क्या क्या कितने सारे बता दिए। देखिए कुछ तो मैंने ओजोन दिवस बता दिया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, कई बार पूछता है। एक आर्द्रभूमि रामसर कण में ओजोन से जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया ओजोन संरक्षण के लिए और 1889 पे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया। इसके बाद आपका वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को।
3 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बस इतने अभी याद रखते हैं, इसके बाद फिर मैं और इनकी संख्या बढ़ाऊंगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, लास्ट रिवीजन करा रहा हूं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए मैंने एक इनिशिएटिव चलाया था, #ग्रीन। #ग्रीन कभी आप सर्च करिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। आज़ाद फाउंडेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है ना। और साथ में आप लोगों के द्वारा बहुत सहयोग किया गया #ग्रीन में। एक एक बच्चे ने 101, 101, 100 पेड़ लगाए थे #ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो आप लोग जरूर लगाया करिए। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले उसमें चलते हैं, अगले सब्जेक्ट में चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। अब अगला ले लेते हैं पॉलिटी। सब्जेक्ट बदलता जाएगा, महारिवीजन की यही विशेषता है। यहां पे सब्जेक्ट बदलता जाएगा, टॉपिक बदलता जाएगा। आपको कभी भी इस क्लास को करने में बोरियत महसूस नहीं होगी। आपको जो फैक्ट हैं उनसे डर महसूस नहीं होगा। यहाँ पे रैंडम टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिया था संविधान के स्रोत। यदि आप मेरे 3 संस्करण पहले के पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। हर बार मैं कुछ नया टॉपिक लेता हूं, हर बार मैं कुछ नया टॉपिक लेता हूं। तो इस बार मैं आपको यहां पे बता रहा हूं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई, पिछले सेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या पॉइंट हुए हैं। आज चलते हैं, डिस्कस करते हैं आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या हमने लिया। आयरलैंड, मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो लगभग 60 से अधिक देशों की संविधान की पुस्तकों को पढ़ा और वहां पे जो अच्छी बातें थीं उन बातों को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल भारत के संविधान में सम्मिलित किया। ठीक है, जिससे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान बन गया। और यह संविधान जो है अपने आप में बहुत ही प्रभावी है। अब आगे चलते हैं, आयरलैंड के संविधान के तहत हमने क्या क्या लिया। सबसे पहली चीज हमने ली डीपीएसपी। डीपीएसपी, अब देखो डीपीएसपी को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी रहता है। ठीक है, मैं डीपीएसपी वगैरह सब पढ़ा चुका हूं। यदि आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह पिछले, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले वाले जरूर देखिएगा आप लोग। अभी मैं पर्यावरण के दिवस आगे फिर पढ़ा दूंगा, अभी टेंशन ना लो, अभी खत्म थोड़ा ना हो गए। अभी मेन पढ़ाए गए, बाकी फिर पढ़ाए जाएंगे अभी अगली क्लासेस में भी। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। कई जगह पे जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है वहां पर अनुदेश प्रपत्र थे। क्या थे? अनुदेश प्रपत्र। अनुदेश प्रपत्र से भी डीपीएसपी को माना जाता है कि लिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कहां से भारत के नीति तत्वों को लिया गया है। वैसे इसका सही आंसर आयरलैंड का संविधान है, लेकिन अनुदेश प्रपत्र कहीं पे सही है आंसर। 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी चीज आप यहां पे मान लेंगे सही। ठीक है, दूसरी चीज क्या ली गई है? राज्यसभा आपकी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। 12 मेंबर्स का मनोनयन जो राज्यसभा में होता है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। और ये 12 सदस्य 4 आधारों पर नॉमिनेटेड किए जाते हैं: समाज सेवा, कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला, विज्ञान, और एक आधार और कौन सा है आपका? साहित्य। साहित्य। तभी आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। वो सेलिब्रिटी सामान्य लोग नहीं है,
वो इन सब क्षेत्रों के अग्रणी लोग हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। सचिन तेंदुलकर साहब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सुधा मूर्ति जी का नाम आप जानते होंगे। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सुधा मूर्ति जी का। इन्फोसिस की एक तरीके से नारायण मूर्ति जी की लाइफलाइन है, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इन्फोसिस को बढ़ाने में योगदान दिया है, और जिस तरीके से उनकी एजुकेशन, उनका जीवन, बहुत सादा जीवन जीती हैं। कभी आप उनको देखिएगा, बहुत सादा जीवन, सिंपल साड़ी में। उनके दामाद रहे ऋषि सुनक, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उनके दामाद हैं। फिर आप उनको, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कभी सुनिएगा, इतना सामान्य जीवन जिया है उन्होंने। और नारायण मूर्ति साहब भी बहुत शानदार हैं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, उनका भी जीवन कभी सुनिए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। ऐसे लोगों को सुना करिए। आप लोग रील्स देखते रहते हो, आप जो भारत के प्रेरणा स्रोत हैं, कभी उनको भी सुना करिए, है ना। कभी आप नारायण मूर्ति के बारे में पढ़िए, कभी आप सुधा मूर्ति जी के बारे में पढ़िए, कभी आप एलन मस्क के बारे में पढ़िए, कभी आप डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़िए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक रिकमेंड किया था कि गुलजार की आवाज़ में डॉक्टर कलाम साहब की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, वो यूट्यूब में अपलोड है। आप सर्च करेंगे डॉक्टर कलाम साहब की डॉक्यूमेंट्री बाय गुलजार, तो आपको खुल के आ जाएगी, कभी सुनिए उनको। जब आप इन बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे ना, और इनके जीवन के संघर्षों को देखेंगे, तो आपके ब्रेन में सीडिंग होगी, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीखने को हैं, आप उनको भी देखिए। बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी। आप धीरूभाई अंबानी के बारे में सुनिए, आनंद महिंद्रा के बारे में सुनिए आप, है ना। राधा कृष्ण दमानी के बारे में सुनिए, शिव नाडर के बारे में समझिए। भारत के सबसे बड़े दानवीर है शिव नाडर, SCL के मालिक हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में, पेप्सिको की इंदिरा नूई हैं, उनके बारे में जानिए, इनके बारे में जानिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा भारत। रतन टाटा जी के बारे में, रतन टाटा जी के पीछे का जो पूरा का पूरा इतिहास है, चाहे वो JRD टाटा हो, जमशेदजी टाटा हो, इन सब के बारे में जानिए। ये भी आप जरूर से जरूर इनको भी पढ़िए, ताकि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए। तो आयरलैंड के संविधान से DPSP भी लिया गया, और राज्यसभा के 12 मेंबर का मनोनयन यहीं से लिया गया। ये भी रट लेना, इससे भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से आधार पे कौन कौन चीजें होती हैं। और क्या क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति, हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, निर्वाचक मंडल, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से। कौन चुनता है इनको, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ये रट लेना है आप लोगों को। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पे पाए जाते हैं ये। नमन कुमार जी कह रहे हैं सर आप कितने पॉजिटिव रहते हैं। जब आपका एसोसिएशन अच्छे लोगों के साथ हो जाएगा, आप स्वयं पॉजिटिव रहने लग जाएंगे। अच्छी किताबें पढ़िए और अपने काम पे मग्न रहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है पढ़ना, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है पढ़ना। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, समर्पित रहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सफल होने के लिए सही रास्ते पर चलना है, वो है ईमानदारी का रास्ता। ईमानदारी का मतलब होता है जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने सत्य हैं, कितने सही हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। IAS की तैयारी करने बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उस तैयारी के लिए जो डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए जो समर्पण चाहिए, क्या वो आप दे रहे हैं? क्या आप रेगुलर हैं? क्या आप कंटिन्यूअस हैं? क्या आप पर डे 10 से 12 घंटे का टाइम दे रहे हैं? क्या आपके दिमाग में केवल IAS जैसा एग्जाम चल रहा है? क्या आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं? क्या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? क्या आप उस लेवल को समझ रहे हैं? PCS की तैयारी कर रहा हूं, बाहर अफवाह फैलाना
आपको तोड़ देगा। और यदि आप अपने काम के प्रति समय, फिर आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके मन में सकारात्मकता आ जाएगी। और अच्छे लोगों का एसोसिएशन रखिए। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप 500 लोगों के जत्थे पर रहिए, नहीं, आप अच्छी किताबें पढ़िए। आप डॉक्टर कलाम को पढ़ेंगे कभी आप निराश होंगे ही नहीं, है ना। आप जब बड़े बड़े टाइकून्स को पढ़ेंगे, बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स जो हैं, बिजनेस वाले हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, तब आपके अंदर कभी निराशा नहीं आएगी, क्योंकि उनके जीवन के संघर्षों से आप सीखेंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पढ़िए। बहुत सारे लोग भगत सिंह पता है कितना पढ़ते थे, बहुत कम उम्र के थे भगत सिंह। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। 250 से 300 किताबें पढ़ी थी उन्होंने इतने कम उम्र में। और उन्होंने कितने सारे थॉट्स दिए थे, कितने सारे विचार उनके आते थे उस समय की समकालीन पत्रिकाओं में। कभी आप भगत सिंह को पढ़िए, कैसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीयतावाद के बारे में बात की, कैसे उन्होंने सोशलिज्म को लेकर के बात की। तो बहुत सारे लोग भगत सिंह को सिर्फ क्रांति का नाम जानते हैं। क्रांति तो उनका सिर्फ एक पहलू है। वो एक बहुत बड़े सेलेक्टिव रीडर थे जो हर समय पढ़ते रहते थे। भगत सिंह के पास हर टाइम एक बुक होती थी। उन्होंने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय किताबें पढ़ी। आप किताबों से जिस दिन दोस्ती बना लोगे, अच्छी किताबें पढ़ने लग जाओगे, आप मोस्ट पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर का सारा सिनेरियो बदलने लग जाएगा, आपके अंदर का कंप्लीट एनवायरनमेंट बदलने लग जाएगा। मैं आप सबको सिर्फ एक ही चीज दे करके जा रहा हूं, अच्छी किताबों का साथ पकड़िए। और अच्छी किताबों का साथ जिस दिन पकड़ लेंगे, अच्छे यूट्यूब चैनल्स देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए, फिर धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास मत रहिए जो नकारात्मक हो, जो निगेटिव हो। कोई यदि आपका मित्र है बहुत निगेटिव है, आपको भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल निराश कर देंगे, हताश कर देंगे, उनका साथ छोड़ दीजिए। मत डरिए, कुछ नहीं, वो आपको बेनिफिट होगा नहीं, वो आपको लीप देंगे, आपको खत्म कर देंगे। ऐसे किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के, हाँ, दूसरों के साथ जब रहिए आप उन्हें पॉजिटिव करिए, उनको एम्पावर्ड करिए, है ना। निराशा भरी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, वो लाइफ को खराब करती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद कर लेनी। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, फर्स्ट थिंग। 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन लिया गया है। और तीसरी चीज, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कैसे चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बस और क्या करना है, बस इतना याद करना है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपने हाथ में हमेशा बुक रखते हैं, आप जल्द से जल्द सफल होंगे अपने जीवन में। पढ़ना है बस। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, घर पे एक लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी लाइब्रेरी बनाइए। घर पे एक लाइब्रेरी बनाइए, किताबें भर दीजिए, पढ़िए उनको बढ़िया से मन लगा के। और जीवन में जब कभी बड़े होइएगा, पैसे कमाइएगा, अपना खुद का घर बनाइएगा, सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनाइएगा। लोग सबसे पहले किचन बनाते हैं ताकि पेट की पूजा हो सके, इसकी पूजा कौन करेगा? एक लाइब्रेरी बनाइएगा, ठीक है। और उस लाइब्रेरी में बढ़िया किताबें रखिएगा, हर टाइप की किताब। मैं भी कोशिश करता हूँ हर टाइप की किताब को पढ़ने का, और मैं आपको भी सजेशन दे रहा हूँ। अभी आप डरिए मत, जीवन भर पढ़ना है। और एक चीज़ और बताऊँ, कुछ लोग पढ़ने को बहुत बड़ी बात मान बैठते हैं। देखो, हमने जो रास्ता चुना है ना, जैसे आप मेरे लिए कहे पढ़ना बहुत सामान्य बात है। क्यों? अब हमें जीवन भर पढ़ना है। एज अ टीचर मुझे लाइफ टाइम पढ़ना है। मेरे लिए पढ़ना बहुत सामान्य सी बात है। मैं पढ़ने को बहुत बड़ी बात नहीं मान के चलता हूँ। मैं इसको प्यार करता हूँ, पढ़ाई को, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। क्यों? क्योंकि ये जीवन भर की चीज है। अब लाइफ टाइम ऐसा मार्ग हमने चुना है, ऐसा पाथ चुना है कि हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्यों ना उसको खुशी खुशी किया जाए, क्यों ना उसे हैप्पीनेस के साथ किया जाए। और एक चीज ध्यान सुनिएगा, आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो, पीसीएस बनना चाह रहे हो, लाइफ टाइम लर्निंग होगी। अब आपकी जीवन भर आपको पढ़ना है। कभी भी पढ़ाई से रास्ता नहीं टूटेगा आपका। सिलेक्शन के बाद और भी ज्यादा पढ़ना है। ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, वहां पे अलग एग्जाम होंगे।
तो जब चूंकि पढ़ना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी पढ़ा जाए, हंसते हंसते पढ़ा जाए, मस्ती के साथ पढ़ा जाए, पढ़ने में ऐसा हो जाए कि दिमाग में बिल्कुल बत्तियां खुल जाएं। ऐसी पढ़ाई करना सीखिए अपने लाइफ में, फिर पढ़ाई का डर खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। लोग डर डर के पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं वो कौन सा भार तोड़ रहे हैं, है ना। पढ़ने वाले पढ़ते हैं और बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये। चलिए पॉलिटी के बाद सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, अगले सब्जेक्ट में जा रहे हैं। अगला सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास में देखो, पिछले सेशन में मैंने आपको विदेशी आक्रमणकारी सारे बताए थे कि भारत में समय समय पर बहुत सारे विदेशी आए और उन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए। ठीक है, कई सारे आक्रमणकारी है, मैंने प्राचीन से लेकर अब तक के बताए थे। इसके बाद मैंने ईरानी आक्रमण भी बताए थे। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला आक्रमण ईरानियों का हुआ, है ना। फिर यूनानी आक्रमण हुआ, फिर हिंदी यवन, पलाहव, कुषाण, शक, ये सारे आक्रमण हुए। हूणों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, अफगानों का आक्रमण हुआ, तैमूर का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, नादिर शाह ने आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और यूरोपियों ने आक्रमण किया। यूरोपीय आए तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं शांति से आके रहे हों, लड़ाई लड़े यहाँ पे, दे दनादन दे दनादन। पुर्तगाली भी लड़े, डच भी लड़े, अंग्रेज भी लड़े, डेनिश भी लड़े, फ्रेंच भी लड़े, स्वीडिश भी लड़े, तो सब लड़े। फिर इनसे हम सब लड़े फिर हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चालू होता है। पहले भारत होता है गुलाम, फिर भारत होता है आजाद। तो लड़ाई का इतिहास भी रहा है भारत का इतिहास, जहां पे लड़ाइयों पे लड़ाई होती रही। तो बहुत सारे विदेशी आक्रांता भारत आए। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ईरानियों के बारे में कि पहला जो हमला किया था वो ईरानियों ने किया था। साइरस द्वितीय ने पहला हमला किया लेकिन असफल हो गया। फिर उसके बाद डेरियस प्रथम आया, दारा प्रथम आया, उसने हमला किया और डेरियस प्रथम का पहला सफल हमला माना जाता है। डेरियस प्रथम भारत में आया और उसने पहला सफल हमला किया। ठीक है, इसके बाद दारा के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे। दारा के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे, जैसे छयार्स, जैसे जरकीस, है ना। कई सारे नाम हैं इनके, जरकीस प्रथम, जरकीस तृतीय, दारा तृतीय, ये सारे साम्राज्य हखमनी साम्राज्य से जुड़े रहे ये सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब पारसी भारत आए, इनको हम ईरानी आक्रमण या पारसी आक्रमण करते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ा भारत में, क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात, इंडियन कल्चर से इन्होंने इंडियन कल्चर को प्रभावित भी किया और प्रभावित भी हुए। सबसे पहली चीज, खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि, देखिए एक तो ब्राह्मी लिपि है, दूसरी खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं। उर्दू लिखते हैं ना, दाएं से बाएं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अभी आप जो लिखते हो ना, आप ऐसे लिखते हो ब्राह्मी लिपि की तरह। देवनागरी लिपि भी ऐसी है, आप ऐसे लिखते हो। आप कैसे लिखते हो, लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लिखते हो ना। और ये जो खरोष्टी लिपि है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, इस दिशा में लिखा जाता है। अभी उर्दू भी ऐसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि का विकास जो हुआ आपका, अशोक के बहुत सारे अभिलेख पाए गए जो कि खरोष्टी में थे, चाहे वो अशोक का मनसेहरा का अभिलेख हो, चाहे सहबाजगढ़ी का अभिलेख हो। ये दो अभिलेख खरोष्टी लिपि में थे, मनसेहरा और सहबाजगढ़ी, ये दोनों खरोष्टी लिपि में थे। ये खरोष्टी लिपि आई कहाँ से, ये आई ईरानी प्रभाव से। ईरान में एक लिपि चलती है अरामाइक लिपि, और अरामाइक लिपि का ही प्रभाव खरोष्टी लिपि में देखने को मिलता है। खरोष्टी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि या अन्य जो लिपियां हैं जो कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एक बुस्ट्रोफेडन सिंधु घाटी सभ्यता वालों की है, उन्होंने ऐसे लिखा है, यहां से लिखना चालू किया, फिर यहां से लिखना चालू कर दिया, फिर यहां से लिखना चालू किया। बुस्ट्रोफेडन भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है तो खरोष्टी लिपि कहां से आई, ईरानियों के प्रभाव से। आपको प्रभाव ये पता होना चाहिए, फारस का प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक तो ये दिमाग में बैठा के रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, चूंकि ईरानी पहले भारत आए तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए ईरानी और उन्होंने वो जहां जहां गए ईरानी, उन्होंने भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम किया। बहुत सारे विद्वान भी भारत आए, जैसे स्काईलैक्स आया था,
स्काईलैक्स, इसका भारत आगमन हुआ था दारा के टाइम पीरियड पे, दारा प्रथम के टाइम पीरियड पे। दारा प्रथम के बाद जो है आपका भारत में आगमन हुआ किसका? स्काईलैक्स की अध्यक्षता में दारा प्रथम ने, दारा प्रथम का सेना अध्यक्ष था स्काईलैक्स, ठीक है। स्काईलैक्स, स्काईलैंड नहीं है भाई, स्काईलैक्स है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा है। स्काईलैक्स जो है ये सेनापति था और सिंधु नदी के मार्ग को पता लगाने के लिए ये भारत आया था, ठीक है। तो दारा के टाइम पीरियड पे भारत पहुंचा ये, ठीक है, भारत आया। और स्काईलैक्स जब आया तो उसने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसके अलावा खरोष्टी लिपि के विकास के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी नई प्रथाओं का भी जन्म हुआ। जो प्रथाएं भारत में नहीं थी वो ईरान से आई भारत में, ठीक है। तो कई सारी चीजें ईरान से प्रभावित हुई। इसके बाद एक नया हमला होता है भारत में, यूनानी हमला, विश्व विजेता सिकंदर का हमला, यूनानी हमला, अलेक्जेंडर का हमला। सिकंदर ने भारत पे हमला किया, सिकंदर महान भारत पहुंचा। यहां पे मैं एक मानचित्र दिखाऊंगा, जिस मानचित्र में देखिए सिकंदर यहां था, यूनान में था। ये जगह है आपकी इजिप्ट, इसको ग्रीस बोलते हैं, है ना। ये भूमध्य सागर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये ग्रीस एक जगह है, ठीक है। लाल सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर ही यहाँ पे आपका एक जगह है ग्रीस, इजिप्ट। यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है और यहाँ से चलते चलते इस वाले मानचित्र में आप देख लीजिए सिकंदर का मार्ग यहाँ पे दिखाया गया है आपका। तो सिकंदर जो है यहाँ से कंधार पहुँचा, कंधार से गजनी पहुँचा, काबुल पहुँचा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये यहाँ से तक्षशिला पहुँचा। तक्षशिला में यहीं पे अंभी का साम्राज्य था, यहीं पे पोरस का साम्राज्य था। 2 युद्ध लड़े इसने यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर वापस लौट गया, इधर से वापस लौट गया, सिंधु नदी के सहारे होते 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 यहाँ से वापस लौट गया, ठीक है। तो आया दूसरे रास्ते से, गया दूसरे रास्ते से, सेम रास्ते से वापस नहीं लौटा, ठीक है। सिकंदर का मार्ग यहाँ पे दिखाया गया है। सिकंदर काबुल वाले रास्ते से आया और पाटल वाले रास्ते से, लासबेला वाले रास्ते से वापस लौट गया, ठीक है। और उसका जो सेनापति था नियारकस, वो जल मार्ग द्वारा भारत से वापस गया। तो सिकंदर भारत आया है। सिकंदर की कई सारे नाम, कई सारी उपाधियां देखने को मिलती हैं, जैसे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर का ही एक नाम है। अलेक्जेंडर तृतीय बोलते थे इसको, अलेक्जेंडर तृतीय। इससे पहले 2 अलेक्जेंडर और हो चुके थे। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर मेसिडोनियन, क्या बोलते थे? मेसिडोनियन। अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, फिलिप द्वितीय। और एक जगह थी मैसिडोनिया, यूनान में ही एक जगह थी मैसिडोनिया, वहां पर था ये। इसकी माता का नाम था ओलंपियस। एक मूवी है, यदि आप देखिएगा अलेक्जेंडर के नाम से, एक हॉलीवुड की मूवी है, हिंदी में भी मिल जाएगी, आप एक बार उसको देखिएगा। इसकी मृत्यु होती है 323, भारत आता है 326 बीसी में, और इसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। कहां होती है? बेबीलोन में। एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन, वहां पर इसका निधन हो जाता है सिकंदर का, ठीक है। अब हाँ, सिकंदर सानी की उपाधि आपका अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर की तरह सिकंदर सानी की उपाधि ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वो भी चाहता था, विश्व विजेता का सपना लिए बैठा था, वो भी महत्वाकांक्षी था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। और यूनान का, यूनान में एक जगह है मकदूनिया, मकदूनिया का शासक 336 बीसी में सिकंदर बनता है। 336 बीसी में, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी इसकी। इसके 10 साल बाद 326 बीसी में इसने हमला किया भारत में। उस समय यहां पर भारत में नंद साम्राज्य का शासन चल रहा था। नंद साम्राज्य मगध साम्राज्य में शासक था, मगध क्षेत्र में नंद साम्राज्य का शासन था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बना था, चंद्रगुप्त मौर्य भारत में राजा नहीं बना था, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा रखिएगा। एक युद्ध हुआ था आरबेला का युद्ध,
अब मैंने आपको इससे पहले बताया कि ईरान वाले क्षेत्र में हाखामनी साम्राज्य के शासक थे। हाखामनी साम्राज्य के शासक कहां थे? ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यूनान वाले क्षेत्र में ये थे आपके ईरान में। ईरान मानचित्र में देख लेना। आप लोगों को एक काम और करना है, ग्रीस और यूनान को भी आपको देखना है मानचित्र में। तो यूनान वाले क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य था आपका? यहाँ पे सिकंदर का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिकंदर का शासन, सिकंदर महान था यहाँ पे। तो सिकंदर ने हमला कर दिया ईरान के शासक के ऊपर और एक युद्ध था आरबेला का युद्ध। आरबेला का युद्ध कब हुआ? 331 बीसी में। और उसने ईरान पे कब्जा कर लिया। जब ईरान पे कब्जा किया तो ईरान का ऑलरेडी भारत पे हमला ईरान के शासक कर चुके थे। तो भारतीय संस्कृति के बारे में पहली बार सिकंदर को यहाँ से पता चला, हाखामनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा ही भारत के बारे में जानकारी मिली। 326 एडी में वो बसंत के काल पीरियड पे, इस समय भारत में मगध साम्राज्य में घनानंद का शासन था। भारत पे हमला किया उसने, है ना। लेकिन हमला करते समय उसने दो शासकों को, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे शासकों को भी उसने पराजित किया। लेकिन यहाँ पे एक राजा था अंभी एक राजा था। उस राजा ने मदद की, उसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। किसके सामने? सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। पोरस ने नहीं किया, पुरु ने नहीं किया। और पुरु बहुत ही स्वाभिमानी शासक थे, राष्ट्र को बचा करके रखने वाले शासक थे, स्वराज्य के समर्थक थे। तो जब सिकंदर ने हमला किया तो अंबी ने क्या किया? अंबी तक्षशिला का शासक हुआ करता था उस समय, तक्षशिला का शासक। इसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। पोरस और अंबी के बीच में भी विवाद रहता था। अंबी ने मदद की और प्रमोट किया कि जाकर के सिकंदर किस पे हमला करे? पोरस पे जाकर के हमला करे, ठीक है। और बाद में पोरस पे हमला होता भी है। यहाँ पर वितास्ता का युद्ध होता है, आप सभी ने सुना ही था। यहाँ पे पोरस के साथ, पोरस जो था केकय राज्य का शासक था। केकय राज्य का शासक था। क्या नाम था? केकय राज्य का शासक था, ठीक है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, कई राज्य थे। पोरस ने प्रतिरोध किया, ठीक है। इसके बाद अभिसार एक शासक था, क्षुद्रक एक शासक था, मालव राज्य के शासक थे, अश्वक राज्य के शासक थे, पुष्प कलावती राज्य के शासक थे, गंधार राज्य के शासक थे। इन सभी राज्यों के शासकों ने सिकंदर का प्रतिरोध किया, जिसमें पोरस ने सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया। अंबी ने उसको सपोर्ट किया और जिसके परिणाम स्वरूप पोरस बाद में पराजित हो गए। कई जगह पे ऐसा भी मिलता है कि सिकंदर हार गया था, कई जगह पे ऐसे विवरण भी मिलते हैं। लेकिन अंतिम समय में उसने जो है पोरस को पराजित कर दिया। बाद में पोरस के युद्ध कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सिकंदर और उसको पूरा साम्राज्य वापस करके लौट गया। अपना यहाँ पे जो है सेनापति भी तैनात करके गया वो, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? अब सिकंदर ने यहाँ पर कई सारे नगर बनाए हैं। एक तो नगर बनाया उसने निकैया, एक नगर है यहाँ पे देखिए निकैया। निकैया नगर का हिंदी का मतलब है विजय नगर। सिकंदर ने चूंकि भारत में विजय प्राप्ति की थी तो उसने एक शहर बनाया था निकैया। निकैया नगर उसी ने ही इस्टेब्लिशमेंट किया है। और एक शहर बनाया उसने बौकेफला। बौकेफला क्या है? बौकेफला उसके घोड़े का नाम था। बौकेफला उसके घोड़े का नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बौकेफला। तो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर उसने क्या किया? निकैया और बौकेफला दो शहर स्थापित किए, दो सिटीज स्थापित की उसने। बौकेफला, ठीक है, दो शहर स्थापित किए। बौकेफला आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अपने प्रिय घोड़े के नाम पर उसने, चूंकि यहां पर उसके प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हकमनी साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर सिकंदर का अधिकार हो गया और सिकंदर ने हकमनी साम्राज्य के दारा तृतीय को आरबेला के युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी सीमाएं जो है भारतीय सीमा से स्पर्श करने लगी। तो उसने
भारत पे हमला करने की योजना बनाई। 336 ईसा पूर्व सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बना। मैसिडोनिया एक जगह का नाम है जो कि यूनान में पड़ता है, और उसने अपनी स्थिति को मैसिडोनिया में सुदृढ़ किया। सुदृढ़ करने के बाद वो विश्व विजय का सपना लेकर के बाहर निकला। उसने टर्की को जीता, सीरिया को जीता, मिस्र को जीता, बेबीलोन को जीता, बैक्ट्रिया को जीता, है ना, सिंडियाना को जीता। लगातार जीतते जीतते ईरान को भी जीता और फिर भारत को भी जीतने निकल पहुंचा। तो लगातार कंटिन्यूअस उसने जीता। फिर से बता रहा हूं, टर्की एशिया माइनर वाले क्षेत्र को जीता उसने, पूरे सीरिया को जीता, मिस्र को जीता, बेबीलोन को जीता, बैक्ट्रिया को जीता और सिंडियाना को जीता। ठीक है, और फिर ईरान को भी जीता उसने। हकामनी साम्राज्य के शासकों को भी पराजित कर दिया। अब जब वो लगातार युद्ध कर रहा था तो बहुत सारे शासकों को अपना दुश्मन भी बनाता जा रहा था, उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। हाँ चलिए, कंटिन्यूअस आप लोग सब लोग इन्वॉल्व रहिए, कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहिए। कमेंट सेक्शन में बीच बीच में कमेंट करते जाना है। जहां पे आपको कोई समझ में ना आए बात, वो भी समझते रहना है, मेरा काम होगा। टेंशन मत लीजिए, जीके जीएस बहुत आसान है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इतना इजी है, जब मैं इसे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ एक स्टोरी की तरह बहुत आसान भाषा में, नोट्स भी बनवाता हूँ, लिखवाता भी हूँ। यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं अभी रिवीजन के मोड पे हूँ। ठीक है, ये रिवीजन वाली क्लास है, और रिवीजन वाली क्लास में मैं आपको गति के साथ रिवीजन कराता हूँ। यहाँ पे भी आपको पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का रिवीजन होता है। इसलिए समान अध्ययन मेरे साथ आप पढ़ोगे, आप कभी भी डर खत्म कर दूंगा। समान अध्ययन से डरना ही नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इतना आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, है ना। ये तो हवा बना दिया गया है, जीएस जीएस जीएस, कुछ भी जीएस बड़ी नहीं है। जीएस को पढ़ाने वाला चाहिए। मैं आप सभी को गारंटी लेता हूं कि मैं जीएस को बिल्कुल हलवा बना के रख दूंगा, और उसी गति में मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं समान अध्ययन। ठीक है, तो सिकंदर के द्वारा फारस को जीता गया। फारस मतलब ईरान को जीता गया। फिर भारत में हमला किया गया। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जनपद, स्वतंत्र राज्य, गणतंत्र विद्यमान थे। लगभग 28 राज्य थे यहाँ पर, लेकिन ये 28 राज्य एकजुट नहीं थे। ये आपस में ही एक दूसरे से हमला करते रहते थे, संगठित नहीं थे। और ऐसे में सिकंदर को ये सबसे सही जगह लगी कि यहाँ पे सारे एकजुट नहीं हैं, यहाँ पे हमला करेगा तो उसका साम्राज्य विस्तार होगा। और ऐसे में उसने लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पे हमला किया और बहुत सारे शासकों को उसने जीता। ठीक है, यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे साम्राज्य थे, कुछ ने सरेंडर कर दिया और कुछ को उसने जीता, लेकिन कुछ ने उसका क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी भी दे रहा हूं। अभी सिकंदर को लेकर कल के सेशन में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, विपिन जी कह रहे हैं सर बिल्कुल मैं डिजिटल बोर्ड पे बिल्कुल मैपिंग के साथ चीज़ें जितना भी हो सकता है आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आप में से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। अच्छा, सिकंदर ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है और बहुत ही विकराल नदी है। उसकी सेना का ब्यास नदी को पार करने से हतोत्साहित हो गई। तो ब्यास नदी का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। ब्यास नदी को पार कर लेता तो फिर मगध साम्राज्य की सीमाओं पे भी खतरा मंडराने लग जाता सिकंदर का। वहीं से फिर वो वापस लौट गया। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। मुझे बताओ, ये जो टॉपिक बदल रहे हैं इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मैं टॉपिक बदल क्यों रहा हूं? क्योंकि एक साथ 6 सब्जेक्ट का रिवीजन करा रहा हूं। आप सभी के 6 सब्जेक्ट का रिवीजन है। समान अध्ययन के इतने बड़े विषय वस्तु को आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई समस्या तो नहीं है? अब फिर से एक नए टॉपिक पे प्रवेश कर गए आप मेरे साथ। फिर से एक नए टॉपिक पे प्रवेश कर गए। अगेन हम एक नए टॉपिक की तरफ आ गए। करंट की क्लास चल रही है भाई। सुबह आज क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की। सुबह 5:45 पे मॉर्निंग में क्लास होगी। यदि आप क्लास नहीं कर पाते हो तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लास लगी हुई है, वहां पे जाके देखिए। अब देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में तटीय मैदानों के बारे में बताया था। तटीय मैदानों की लिस्ट आप लोगों को बताई थी। तटीय मैदान भी मैंने आपको सारे बताए थे कि कौन से तट को क्या क्या कहते हैं। एक बार देख लीजिए और अगेन। ठीक है, देखिए, उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा वाले तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट।
ठीक है। आंध्रा वाले तट को काकीनाडा तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? काकीनाडा तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार तट किसको कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल वाले तट को। कन्नड़ तट कहते हैं कर्नाटक के तट को। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। तो ये अलग अलग तट हैं आपके, कुछ आपके पश्चिमी तट पर हैं, कुछ आपके पूर्वी घाट पर है, कुछ पश्चिमी घाट पर है, कुछ पूर्वी घाट पर है। कुछ पश्चिमी घाट पर है। अच्छा, इसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी, आपको ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसकी रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको ऐप में मिलेंगे। ठीक है, सारे रिकॉर्डेड सेशंस ऐप में मिलेंगे। जो बच्चे नहीं कर पाए इससे पहले वाली क्लास ऐप में मिल जाएगी। अब मैं आता हूं एक एक करके सारे तटों के बारे में डिस्कस करते हुए। ठीक है, सारे तटों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के तटों के बारे में। देखो, गुजरात के तट में एक तट तो आपका एक कच्छ का तट है। यहाँ पे कच्छ रीजन पड़ता है ना, रन ऑफ कच्छ, तो कच्छ का तट है। और दूसरा तट जो यहाँ पे है ये है काठियावाड़ तट। ये दो तट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को हम गुजरात का मैदानी क्षेत्र या गुजरात का तटीय क्षेत्र कहते हैं, जो कि सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक विस्तृत है। सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। मैं यहाँ पे अब एक एक तट को लेंगे और एक एक तट के बारे में कुछ कुछ बातें देखेंगे। बाकी मैंने एक भारत दर्शन में भी वीडियो शूट किया है। भारत दर्शन का वीडियो बहुत मेहनत वाला वीडियो होता है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग जरूर से जरूर मेरे भारत दर्शन की वीडियो देखा करिए, है ना। मैं केरल जा करके वीडियो शूट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। इस मालाबार तट पे खड़े होकर के मैंने सारे तट आपको बताए हैं। तो यहाँ पे दो तट हैं आपके। ठीक है, एक कच्छ का तट है, दूसरा काठियावाड़ तट है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे, जैसे सरक्रीक के बारे में आपने सुना होगा। सरक्रीक आपका जो है भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। दरअसल सरक्रीक क्या है? जलीय क्षेत्र है। जब यहाँ पे ज्वार भाटा जैसी स्थिति रहती है, कभी ये झील में परिवर्तित हो जाता है, कभी दलदल में परिवर्तित हो जाता है। तो चूंकि झील में, चूंकि जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये पूरा पानी बन जाता है, वाटर बॉडी बन जाता है। और जब पानी नीचे चला जाता है तो ये दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान कहता है चूंकि ये वाटर बॉडी है तो इसमें दोनों का बराबर हिस्सा है, पाकिस्तान का भी और भारत का भी। भारत कहता है नहीं नहीं भाई, वाटर बॉडी नहीं है, ये तो एक दलदल है। सरक्रीक आपका, है ना, ये एक भौगोलिक संरचना है आपका। सरक्रीक में मतलब जो हिस्सा समंदर में थोड़ा प्रवेश कर जाए, आपका क्रीक कहते हैं उसका। सर क्रीक, कोरी क्रीक और दलदली क्षेत्र, नमयुक्त क्षेत्र, जहां पर ज्वार भाटा की स्थिति में पानी भी भर जाता है और पानी भी कम हो जाता है। तो भारत ने कहा कि ये तो भारत के अधिकार क्षेत्र में, और ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। तो कच्छ वाले रीजन में सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे आपका देखते हैं ये वाला जगह जो है ये है खंबात की खाड़ी। ये वाला रीजन आपका कच्छ की खाड़ी का है। ठीक है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे ज्वार बहुत हाई टाइड्स आते हैं क्योंकि ये बहुत सकरे हैं ना आपके दोनों खाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो एक तो ये है आपका गुजरात वाला क्षेत्र। दूसरा है कोंकण तट। कोंकण तट लगभग 720 मीटर लंबा तट है आपका। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद कर लीजिए, यदि हम देखें सबसे ज्यादा तट रेखा किस राज्य के पास है, तो सबसे ज्यादा तट रेखा गुजरात के पास है। राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ देंगे तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यदि हम राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो सबसे ज्यादा तट रेखा है गुजरात के पास। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश भी साथ में ऐड कर देंगे तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। अब कोंकण तट जो आपका है 720 किलोमीटर लंबाई वाला तट है। इसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों आते हैं। महाराष्ट्र और गोवा दोनों आते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के तटीय मैदान आते हैं, महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? कोंकण तट। इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट।
ठीक है, कोंका तट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेज अवस्थित है आपके। एक आपका कलांगुट बीच है, कलांगुट सागर पुलिन। कलांगुट गोवा तो आपको पता है फेमस ही है, बहुत सुंदर सुंदर बीच है। बीच मतलब किनारे जो समंदर ने बनाए हैं, है ना, पुलिन बोलते हैं इनको हम। इसके अलावा थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ये विभिन्न प्रकार के दर्रे अवस्थित हैं, है ना, ये सब तटीय क्षेत्रों पर। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। जुआरी नदी, मांडवी नदी, बसाक नदी, भोगराना नदी, पिंजल नदी, कई सारी प्रमुख नदियाँ भी कोंका तट में आकर के अपना जल गिराती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तट पे चलते हैं। अगला कोस्ट है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट आपका कहाँ का तट है? ये आपका, मैंने देखो इससे पहले मैंने स्पष्ट कर दिया था, सौराष्ट्र से लेके सूरत तक का तट गुजरात का तट है। दमन से लेके गोवा तक के तट को हम कोंका तट कहते हैं। दमन से लेकर, यहाँ पे दमन पड़ता है, दमन से लेकर के, दमन द्वीप दो जगह पड़ती है ना, तो दमन से लेकर के गोवा तक आपका कोंका तट है, और गोवा से लेकर मंगलुरु तक का तट कन्नड़ तट आपका कहलाता है। तो कन्नड़ तट आपका जो है ये सकरा तट है, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। उत्तर में बहुत ज्यादा सकरा है और दक्षिण में बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो इसका उत्तरी भाग काफी सकरा है, पतला है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यहाँ पे पड़ती है। इसकी ढाल जो है उसमें सीढ़ी नुमा बहुत सारे ढाल पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे मसालों की खेती होती है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा खेती होती है कहवा की। तो कहवा की खेती भी इन्हीं तटीय क्षेत्रों में भी होती है, और जो यहाँ पर पश्चिमी घाट है उसके पर्वतीय क्षेत्रों में भी होती है। तो यहाँ काजू की खेती, सुपारी की खेती, कहवा की खेती, काली मिर्च की खेती, ये सारी खेतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियाँ भी बहती हैं। सरावती नदी पे गोरसप्पा जलप्रपात है ना, सरावती नदी, नेत्रावती नदी, कालिंदी नदी, है ना, गंगावेली नदी, कई सारी नदियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए ये वाली जो क्लास मैं ले रहा हूँ ये महा रिवीजन की पेड क्लास है, जो केवल और केवल 99 रुपीज़ की क्लास है। 4:30 बजे ये क्लास ऐप में होगी। इसके 2 डेमो क्लास मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे रहा हूँ। बाकी की सारी क्लास, इससे पहले एक डेमो क्लास हो चुकी है, ये दूसरा हमारा क्लास है। डेमो क्लास यूट्यूब पे भी है और ऐप में भी है। बाकी की क्लासेस सारी की सारी इसकी जो होंगी चौथे संस्करण की, ये सारी आपकी ऐप में होंगी। तो आप लोग ऐप में जरूर आ जाइएगा। ऐप में हम डिटेल में रिवीजन करेंगे, जीएस के टॉपिक का रिवीजन होगा, रैंडम टॉपिक होंगे। 60 टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा। 60 टॉपिक में आपका काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा, और इसके पहले के 3 संस्करण और आप ले लेंगे तो उनमें लगभग हमने 200 से ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन वहाँ करवा रखा है, उसको भी देखिएगा जरूर। हर बार टॉपिक बदल जाते हैं, हर बार नए टॉपिक का रिवीजन कराता हूँ, इसलिए पुराने संस्करण भी आपको देखने हैं। यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला है आपका मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक अवस्थित है। यहाँ पे मंगलुरु पोर्ट पड़ता है कर्नाटक में, यहाँ पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है आपका। यहाँ तक मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी कयाल झील पाई जाती हैं, कयाल झील, जिनको हम लैगून कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून, लैगून भी कहते हैं। इसमें है क्या, जो समंदर का पानी वो स्थल में प्रवेश कर गया है। आप लोग एक भारत दर्शन का मेरा वीडियो देखिएगा, बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी कयाल झील है। तो बेम्बनाद लेक जो है वो मतलब समंदर का पानी स्थल में प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, और इस लंबे और सकरे तट पर लैगून्स और कयाल पाए जाते हैं। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। यहाँ पर कई प्रकार की, एक तो सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, रबर की खेती होती है, रबर प्लांटेशन होता है, मसाला होता है, कहवा होता है, यहाँ पे कहवा होता है। यहाँ पर चाय बागान बहुत सारे हैं, चाय बागान। बाकी टूरिज्म के लिए तो शानदार जगह है, यही है। अभी तक मैंने पूरे भारत को एक्सप्लोर किया है, अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ। लेकिन यदि मुझसे कहें कि भारत में सबसे अच्छी जगह घूमने की कहाँ है, तो मैं केरल का नाम लूंगा। उसके पीछे 2 कारण है। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे केरल के लोग बहुत अच्छे लगे। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है भारत दर्शन का, उसमें केरल जितना सपोर्ट मुझे कहीं नहीं मिला है। और बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार लोग यहाँ पर रहते हैं। मसाले, रबर की खेती, कहवा की खेती, चाय बागान, नारियल पानी, नारियल वगैरह जानते हैं ना, नारियल के भी बहुत बड़े बागान पाए जाते हैं यहाँ पे। नारियल,
नारियल की खेती भी यहाँ पे होती है बड़े स्तर पे, ठीक है। पेरियार, यहाँ की दो नदियां हैं, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी, ठीक है। अच्छा, केरल के तट पर एक विशेष प्रकार की बालू पाई जाती है जिसका नाम है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू यहाँ पे पाई जाती है जिसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट बालू, ये बालू में थोरियम पाया जाता है जो कि एक नाभिकीय रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम है ना, थोरियम बहुत भी, भारत में सबसे ज्यादा थोरियम, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है, मोनाजाइट थोरियम। कौन सा थोरियम? मोनाजाइट बालू में पाए जाने वाला थोरियम है ये, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, चलिए, आप में से कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता है, अच्छी बात है। बाकी जिरकॉन भी पाया जाता है, आणविक खनिज बोलते हैं इनको, जिरकॉन, थोरियम, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने आज के तटीय मैदान पे एक, मतलब देखो अब ये रिवीजन है, डिटेल में अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करवा रहा हूँ, वो बैच के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा A to Z सारी चीज़ें। अब सब कुछ बता पाना बड़ा कठिन है, देखो ये चीज़ आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका स्लोप बहुत तेज है, बहुत स्लोप तेज है। आप मेरा एक पेरियार रिवर वाला वीडियो देखिएगा, मैंने पेरियार रिवर में खड़े होकर के एक भारत दर्शन का वीडियो बनाया है। भारत दर्शन की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने एक वीडियो बना करके, उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे नदी बहुत तेजी से समंदर में जाके मिलती है, क्योंकि इसका ढाल बहुत तेज है। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी नदियां पश्चिमी घाट में हैं, ये सारी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जितनी भी पश्चिमी घाट की नदियां होती हैं, उसके पीछे का कारण है कि यहाँ पे जो है जितना भी मतलब अवसाद लेकर नदियां आती हैं, तो यहाँ पर आकर के अपना अवसाद जितना भी होता है जमा कर देती हैं, और जमा करने, वो जमा नहीं कर पाती हैं बल्कि उसको समंदर पे, अरब सागर पे जाकर के जल अपना गिराती रहती हैं, ठीक है। तो बैक वाटर जो यहाँ पाए जाते हैं उनको कयाल कहा जाता है, लैगून झील कहा जाता है। तो यहाँ पर केरल में कयाल पाए जाते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी रट लीजिएगा। केरल में कयाल, मोनाजाइट बालू, ये दो बड़े फेमस हैं, दोनों तैयार कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन आता है। बाकी यहाँ बहुत सारी पर्वत चोटियाँ वगैरह पाई जाती है, पर्वत चोटियाँ हम अलग से ले लेंगे। सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, वहाँ से भी मैंने भारत दर्शन का वीडियो शूट किया है। केरल के भी कई सारे वीडियो अभी मैंने आप लोगों को दिए ही नहीं है, जैसे इडुक्की डैम मैंने शूट किया था, अभी जैसे चाय बागान क्षेत्र मैंने शूट किया है, वो वीडियो अभी मैं आपको जल्दी पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पर आप मेरे 3-4 वीडियो जरूर देखिएगा। पेरियार नदी वाला वीडियो प्रैक्टिकली आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। आप पेरियार नदी देखिएगा, आप अन्नाईमुडी का देखिएगा, अन्नाईमुडी हाईएस्ट पीक पे खड़े होकर के ही मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और 16 वन वगैरह, 16 फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर जो है उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। नील कुरुंजी के बारे में पता चलेगी। और मैंने इराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर उसी पे खड़े होकर के चीज़ें बताई, नीलगिरी तहर वहाँ पाए जाते हैं, वो भी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। बाकी अब ये कोरोमंडल तट और इधर का तट हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान पे चलते हैं। साइंस के अंतर्गत बायो में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पोषण से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पोषण में टॉपिक है खनिज, खनिज पोषक तत्व, बहुत सारे। देखिए पोषक तत्व तो आप सभी जानते हैं, जो भी हम खाते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स भी हमें लेना होता है ना। साथ में हमें खनिज तत्व, मिनरल्स की भी जरूरत होती है। शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। आप कभी अपना ब्लड रिपोर्ट करवाइएगा, देखिए आप लोग अपना ब्लड रिपोर्ट जरूर कराइए करिए, डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए। हर 6 महीने में एक रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप में एक बार होल बॉडी चेकअप करा लो। 6 महीने में नहीं कराओ, साल भर में एक बार करा लो। जब आपका जन्म दिवस आता है, साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप कराया करो, होल बॉडी चेकअप। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या कमियां हैं, है ना। बॉडी में बहुत सारी कमियां होती हैं, कई बार कोई विटामिन डाउन, मान लो विटामिन डी डाउन है, विटामिन B12 डाउन है, कैल्शियम की कमी है ना, मिनरल्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और उससे फिर हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां आने लग जाती हैं। ऐसे दवा मत खाया करो, पहले चेकअप कराओ।
डॉक्टर से पूछो, होल बॉडी चेकअप कराओ, फिर उसके बाद उन कमियों को फुल करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर आपको वो कमियों के लिए दवाएं लिख देगा, उनको खाओ। आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है और ये खनिज हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं, है ना, भोजन से भी प्राप्त करते हैं। मैं सप्लीमेंट को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं, कभी भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन्स भी लेना है, सब नेचुरल लीजिए, सब नेचर ने सब कुछ दे रखा है। प्रोटीन्स लेना, बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, फैट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, विटामिन के बहुत अच्छे अच्छे सोर्स हैं। कुछ भी सप्लीमेंट मत लीजिए। लेकिन यदि बॉडी में चेकअप कराओगे, पता चला कि अरे बॉडी में तो आयरन कम है, बॉडी में तो कैल्शियम कम है, तब फिर आपको जो है कुछ सप्लीमेंट्स लेने भी पड़ सकते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। मैं इनको दो भागों में बांट रहा हूं। कुछ ऐसे हैं जो बल्क मात्रा में जिनकी जरूरत होती है, कई कई ग्रामों में प्रतिदिन उनकी खपत होती है, और कुछ हैं जिनको सूक्ष्म मात्रा में जिनकी जरूरत होती है। तो कुछ हैं अधिभार तत्व, जिनको हम क्या बोलते हैं, अधिभार तत्व, अधिभार तत्व जिनकी जरूरत ज्यादा है तत्व, और दूसरे हैं सूक्ष्म मात्रा में। अब इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, मैं यही आपको पढ़ाने वाला हूं। सूक्ष्म मात्रा में जैसे कि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो अधिभार मतलब जिनकी ज्यादा जरूरत है, बल्क जरूरत है, वो उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। सोडियम नमक वमक लेते हैं ना आप लोग, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये सब बल्क मात्रा में हमारी बॉडी में इनकी जरूरत पड़ती है। क्लोरीन है ना, नमक खाते हैं ना आप लोग, तो कई बार सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, है ना। तो ये सब चीजों को आपको, और सूक्ष्म मात्रा में भी बहुत सारे हमें चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, आयरन की कमी हो जाती है हमें, कॉपर की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, जिंक वगैरह की भी डॉक्टर गोलियां देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी माइक्रो का हैं, मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं आपके। अब इनके बारे में, इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। किसकी कमी से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, ये भोजन से ही सारे मिलते हैं आपको। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। पोटेशियम सेव खाना चाहिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, डॉक्टर्स भी आपको हमेशा बोलते हैं आप सेव खाइए, सेव में पोटेशियम पाया जाता है ना। केला में भी पोटेशियम पाया जाता है, फ्रूट्स वगैरह भी जो हम खाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला, फर्स्ट थिंग, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से किस किस प्रकार के रोग होते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है ना, हड्डियां ना हो तो ये शरीर खड़ा ही नहीं हो सकते। हमारे अंदर जो ढांचा है वो हड्डियों का बना हुआ है। 206 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, 206 हड्डियां। तो जो हमारे शरीर में हड्डियों की रचना है, जो हमारे दांत हैं, दांत, कई बार दांतों में समस्या आती है ना, ठीक है, इन सभी में कैल्शियम ही होता है। और यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके दांत गड़बड़ हो जाएंगे, आपकी हड्डियां दुर्बल हो जाएंगी, उनकी डेंसिटी कमजोर हो जाएगी। तो हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। कैल्शियम हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। तंत्रिकाओं और पेशियों का जो कार्य होता है हमारे यहाँ पे, वो भी कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। आदमी की वृद्धि रुक जाती है यदि कैल्शियम की कमी हुई, शरीर कमजोर हो जाएगा, थकान लगेगी, थकावट होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो यदि दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में, फलियों में, अनाजों में, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। आप चेकअप जरूर कराइएगा। मैं चेकअप के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं चलता है, जब आप चेकअप कराते हो तब पता चलता है। आज के टाइम पे लोग सूर्य की, अभी जैसे देखो ठंड का टाइम आएगा तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे बढ़िया सनलाइट में भी थोड़ा बैठिए, है ना, थोड़ा सा टाइम जरूर वहाँ पर बैठिए। घर पे है, छत पे जाके बैठ के थोड़ी देर पढ़ लिया आपने, बालकनी में जाके पढ़ लिया, कोई पार्क में जाके पढ़ लिया, तो थोड़ा सा सूर्य की रोशनी लगेगी। आज के टाइम पे बच्चे सूर्य की रोशनी में बैठते, विटामिन डी सबका डाउन है, सबका विटामिन डी डाउन है, विटामिन डी डाउन है, विटामिन B12 डाउन है, फिर शरीर में पेन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कैल्शियम की कमी होती है, शरीर की हड्डियां दुख रही हैं, बहुत सारी यहाँ पे हड्डियां दुख रही हैं, दांतों में समस्या आ गई, तो ये सब प्रॉब्लम इसी कारण से आती है क्योंकि हम कैल्शियम
हमारे शरीर में कम हो जाता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस दूध, मांस और अनाज, इन सब में पाया जाता है। फास्फोरस भी दांत और हड्डियां, इनसे भी हमारा जो है फास्फोरस बनता है। साथ ही फास्फोरस हमारी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए में भी पाया जाता है। और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में जो एनर्जी होती है, उसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। फास्फोरस का मतलब है पी। ठीक है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। यदि फास्फोरस भी कम हो जाएगा तो सेम जो कमियां कैल्शियम के कारण होती हैं वही फास्फोरस के कारण भी होती हैं। दांतों व हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, शरीर के कुछ हिस्से मतलब दुर्बल पड़ जाएंगे, शरीर कमजोर पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हमें फास्फोरस जरूरी है। इसके अलावा एक होता है सल्फर। सल्फर कई सारे अमीनो अम्ल में पाया जाता है। शरीर के अंदर बहुत सारे हमारे अमीनो अम्ल होते हैं, उन अमीनो अम्लों में सल्फर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गंधक। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स का जो हमारे शरीर में जनरेशन होता है उसमें सल्फर की बहुत बड़ी योगदान होता है। तो शरीर में यदि सल्फर की कमी हो गई तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। भोजन की कई सारी चीज़ों में सल्फर भी पाया जाता है, जैसे लहसुन वगैरह हो गया, लहसुन, प्याज, इन सब में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम बहुत जरूरी है शरीर के लिए, है ना। सेव में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम हमारे हृदय के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत हृदय के लिए बहुत जरूरी है। हमारा उच्च, जिसको हाई बीपी होता है ना, यदि पोटेशियम की कमी हो गई तो आपका हाई बीपी हो जाएगा, पेशियों में दुर्बलता आ जाएगी, पैरालिसिस का खतरा आ जाता है, हमारे शरीर में भूख नहीं लगेगी हमें। ठीक है, पेशियों में ऐंठन होनी चालू हो जाएगी। इसलिए हमारे शरीर में पोटेशियम बहुत जरूरी है। और सेव में पोटेशियम पाया जाता है, केला में पोटेशियम पाया जाता है, मांस में, दूध में, अनाज में, फल में, सब्जियों में, इन सब में पोटेशियम पाया जाता है। तो हम जब कंज्यूम करते हैं, इसलिए हरी सब्जियां खाया करो। हरी सब्जियां जैसे अभी पालक आती है, पालक खा लिया करो, है ना। पालक है, मेथी है ना। मार्केट में कितने प्रकार की हरी सब्जियां आती है। अभी मूली आ गए, मूली के पत्ते हैं, है ना। बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, तरोई आती है, घिया आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ सब्जियां पसंद ही नहीं होंगी, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे, बॉडी डिटॉक्स हो, उसके लिए हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, सेव की आदत डाल लो। सुबह मॉर्निंग में एक सेव खाली पेट खाना है, खाली पेट एक सेव खा जाइए। सुबह ब्रेकफास्ट सेव को बना लीजिए। ठीक है, और यदि संभव हो सके, थोड़ा बजट आपका सहयोग करे तो दोपहर में एक सेव और निपटा दीजिए। 2 सेव खा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके बॉडी में। देखिए, यदि विटामिन मतलब पोटेशियम आपके बॉडी में प्रॉपर है तो आपका हृदय में कभी भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं होंगी, है ना। कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपका ये बहुत जरूरी है। पैरालिसिस जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, तो ये भी बहुत जरूरी है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन, NaCl, नमक आप खाते हैं ना, नमक खाने वाला जो नमक होता है, नमक भी कई बार आप कोई भी नमक ले लेते हैं। जब कभी टाटा वाटा का भी नमक लेते हैं ना, तो उसमें एक बार देखा करिए पीछे। टाटा का नमक अच्छा आता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो उसमें पीछे एक बार देखा करो कि इसमें कितना सोडियम है, कितना क्लोरीन है। कई बार मात्राएं देखिए, कई बार हम नहीं देखते हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो यदि हम नमक की बॉडी में कमी हो जाएगी तो भूख की कमी होगी, पेशियों में ऐंठन आ जाएगी, है ना। और यहां तक कि आयोडीन की यदि आपकी कमी हो गई तो घेंगा रोग हो जाता है यहाँ पे आयोडीन की कमी से। क्लियर है, स्पष्ट है। और नमक हमारी बॉडी में एसिड और क्षार को संतुलित रखने का काम करता है। जो हमारा जठर रस होता है, भोजन को पचाने का काम होता है, उसमें भी नमक का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी खाने में नमक मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, खाने में नमक मिलाते हैं। सेंधा नमक भी आता है, एक रॉक सॉल्ट आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको खाने का नमक में आपको बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, और साथ साथ आपको सोडियम भी मिल जाएगा। NaCl, उसका फुल फॉर्म ही होता है NaCl, है ना। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपको प्राप्त हो जाएगा खाने के नमक में। ठीक है, तो इससे आपका बीपी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। ठीक है, हाई बीपी किसी को है, नमक, है ना, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन, यदि आपका नमक गड़बड़ाया तो आपको बीपी के पेशेंट हो जाते हैं बहुत बार। अच्छा, एक काम और करता है, आज मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं। हमें प्यास क्यों लगती है पता है? हमें प्यास इसलिए लगती है, कई बार आप देखते हैं हमें, हमारे बॉडी को, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते प्यास लग गई। हमारी बॉडी में
नमक का और पानी का एक संतुलन है, जल संतुलन बोलते हैं उसको। जैसे जैसे हमारी बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ेगी तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो बैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब वाटर की मात्रा बढ़ेगी तो जो नमक है उसको आप इनटेक करते हैं, जिसके कारण से वो फिर बैलेंस हो जाता है। तो प्यास लगने के पीछे का कारण यह है कि बॉडी में नमक की मात्रा आपकी बढ़ रही है, उसको संतुलित करने के लिए प्यास आप करते हैं। उसको जल संतुलन करने का काम भी सोडियम करता है, आपका क्लोरीन करता है, ये दोनों करते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद एक है आपका तत्व मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका, ये भी हरी सब्जियों में, अनाजों में, सब में पाया जाता है और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो हमारे यहाँ जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें सब जगह पे ये सहायक के तौर पे काम करता है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली बाधित होगी, दिमाग आपका अशांत रहने लग जाएगा। इसलिए बॉडी में आपको मैग्नीशियम की भी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। तो हमारी बॉडी में ये कुछ मैंने आपको मिनरल्स बताए हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना। डॉक्टर फिर अलग से गोली भी देता है आपको, है ना, इन सब के लिए। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स के बारे में कल बात करेंगे, अगले सेशंस में बात करेंगे। बायो के अंतर्गत हम मिनरल्स सारे के सारे देख लेंगे। कल मैं आपको कई सारे मिनरल्स जैसे लोहा हो गया, फ्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम हो गया, मोनिबेडलम हो गया, क्रोमियम हो गया, ऐसे करके कई सारे खनिज तत्व हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और किन से क्या कमी होती है, ठीक है, वो भी आप समझ। कोबाल्ट की कमी से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कोबाल्ट की कमी से हो जाएगा ब्लड कम हो जाएगा, रक्ताल्पता हो जाएगी हमारे शरीर में। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 का महत्वपूर्ण हिस्सा है कोबाल्ट। क्वेश्चन देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोबाल्ट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो चीजें आपके यहां से निकलेंगे, आपको कमी भी निकल के आएगी। जिंक के बारे में भी बताऊंगा कल के सेशन में, लोहा, फ्लोरीन, जिंक, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मोनिब्लिडम, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कल के सेशन का इंतजार करिए। अगला सेशन, अगली क्लास आपकी बैच के अंदर ही होगी और जो बच्चे हमारे पेड बैच में हैं उन सबको क्लास में मैं मिलूंगा अगली क्लास में, ठीक है। इसलिए आप सब लोग बैच में जरूर आ जाइएगा, पेड बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। केवल और केवल 99 रुपीज का बैच है। इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे हम, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दी जा रही है इस बैच के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका है, अंतिम सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में मैं पिछले सेशन में वित्तीय समावेशन आपको बता रहा था, वित्तीय समावेशन। अब आपको एक होमवर्क पहले दे देता हूं कि अब आप सभी को क्या करना है। वित्तीय समावेशन, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वित्तीय समावेशन को लेकर हाल फिलहाल में, एक बार सर्च करिए। जैसे अभी NPS वात्सल्य योजना आई है आपकी, हाल फिलहाल में हर बजट में वित्तीय समावेशन को लेकर काम आती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम सरकार ने पहल योजना भी चालू की है। पहल योजना में जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी सीधा बैंक खाते के माध्यम से आपके घर में पहुंचती है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपए सरकार भेज रही है सभी को। इसके अलावा सरकार जो है मिश्रित पूंजी सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा उद्यम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, NPS पोर्टल या फिर सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आई गई है। ये जितनी योजनाएं हैं, डाकघरों को कोर बैंकिंग का काम करवाया जा रहा है, पेमेंट बैंक की सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा, डिजिटल बैंक इकाइयां खोली जा रही हैं, मोबाइल बैंकिंग चालू की जा रही है, बहुत सारे वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं और साथ में ग्राम विकास कार्यक्रम बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं। जो कि तो आप लोग एक बार ये जरूर करिएगा कि भारत सरकार वित्तीय समावेशन को लेकर क्या काम कर रही है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वित्तीय समावेशन के मार्ग में, ये तो क्लियर है ना कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है। वित्तीय सेवाओं को सब तक पहुंचाना, सिंपल सी बात है। वित्तीय सेवाओं की सब तक पहुंच, चाहे वो बैंकिंग सेवाएं हो, चाहे बीमा सेवाएं हो, चाहे पेंशन सेवाएं हो, सभी प्रकार की सेवाओं की पहुंच, चाहे वो लोन की सेवा हो, सभी प्रकार की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना ही आपका सरकार का मूल उद्देश्य है और इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट पे आ रही है, वित्तीय समावेशन है। आप यदि बैंक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, वित्तीय समावेशन है।
तो सरकार का अल्टीमेट वित्तीय समावेशन की जरूरत इसलिए है ताकि सरकार आपको एक चैनल से जोड़ सके, ताकि आपको लोन चाहिए तो आप सूदखोरों के चक्कर में ना पड़े, साहूकारों के चक्कर में ना पड़े, कमजोर वर्गों का शोषण ना हो, किसी भी व्यक्ति को बैंक के माध्यम से ऋण भी मिल सके और लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। ठीक है, अब मुद्दा यहां पे वित्तीय समावेशन के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। क्या क्या बाधाएं हैं वित्तीय समावेशन के मार्ग में? वित्तीय समावेशन के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं? ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता है और ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो ये प्री में भी काम आएगा, प्री में भी पूछता है, पर मेंस में भी पूछता है कि वित्तीय समावेशन के लिए क्या बाधाएं हैं, क्या क्या कमी। पहली बात देखो, सबसे बड़ी समस्या भारत में क्या है ना, निम्न वर्ग बहुत है, मध्यम वर्ग बहुत है, लोगों के पास पैसा ही नहीं बच रहा है। जितनी महंगाई है, जितना कमा रहे हैं शाम को खर्च तो बैंक तक जाने ही नहीं है। लोग अभी भी कैश इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को लगता है कैश में ज़्यादा ठीक है, अभी भी हिचक है। बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं। नोटबंदी ने कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन सबसे बड़ा काम ये नोटबंदी ने किया है कि लोगों को बैंक से जोड़ दिया, लोगों को बैंक का महत्व पता चल गया। लेकिन अभी भी समानांतर एक कैश इकोनॉमी चल रही है भारत में। तो एक नगद आधारित, नगद को हम लिख सकते हैं कैश आधारित अर्थव्यवस्था अभी भी चल रही है। आधारित यानी लोग बैंक को बाईपास कर देते हैं। अब ज्यादा संख्या तो नहीं बची, दो दो नोटबंदियां हो चुकी हैं। पहला तो चुनौती यही है, क्या है वित्तीय समावेशन के लिए चुनौतियां, लिख लीजिएगा आप लोग ये सारे पॉइंट। कैश आधारित अर्थव्यवस्था, आप जाइए बड़े बड़े दुकान वाले जीएसटी बचाने के चक्कर में कैश में लेंगे, आपसे बोलेंगे कैश दे दो तो बहुत अच्छा होगा, बैंक में लेंगे तो 18% जीएसटी लग जाएगी। सरकार सोच रही है आ जाए तो सबके बारे में पता चल जाए, टैक्स ले लें, लेकिन टैक्स नहीं लेते। ठीक है, युगांतर आईएएस जी कह रहे हैं सर आप अरुण अरोड़ा सर से पढ़े हैं? नहीं, मैंने अरुण अरोड़ा सर से नहीं पढ़ा है। इकोनॉमी हमारे शिक्षक, मैं अपने शिक्षक की बात करूं कि हमने किससे पढ़ा है, तो अर्थव्यवस्था हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड पे हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक होते थे वीरेंद्र सर, उन्होंने इकोनॉमी मुझे पढ़ाई है। फिर इसके बाद मैंने 4-5 किताबों का अध्ययन किया। एक लाल एंड लाल की किताब आती है, वो किताब मैंने पढ़ी। इसके बाद रमेश सिंह की किताब पढ़ी, एक दत्तम सुंदरम की किताब आती है, एक मिश्रा एंड पुरी की किताब आती है। देखो मेरे पास किताबें होंगी भी, ये किताबें मैंने पूरी पढ़ी हैं, ये काफ़ी पुरानी किताबें हैं, अभी भी रखी हुई। ये एक दत्तम सुंदरम किताब आती है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत जद्दोजहद की। मुझे सबसे अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक जो इकोनॉमी में बाद में मिले, बीरेंद्र सर भी, मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले टीचर थे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो मिले। एक आप सब जानते होंगे उनका नाम, मेरे भी बहुत फेवरेट टीचर हैं, मुनरोल पटेल जी। बहुत शानदार पर्सन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं यूपीएससी के ज़्यादातर। तो मैंने उनके लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया से देखता हूँ, जब भी उनके लेक्चर सेशंस आते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, मैं उनका फ़ैन हूँ। ठीक है, मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि इकोनॉमी पढ़ना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी इकोनॉमी मैंने बहुत सरल तरीके से पढ़ा, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बच्चों में डर बहुत रहता है इसको लेकर के, वो डर मैंने ख़त्म किया। मैंने इकोनॉमी कम से कम 5 बार पढ़ाई है बैच में, 5 बार तो इकोनॉमी पढ़ाई है। अभी एक बुक आई है नितिन सिंघानिया सर की, जब भी इकोनॉमी में कोई बुक आती है मैं ज़रूर उसे, तो नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने 5 से 6 बड़ी किताबें पढ़ी, 5 से 6 बार इकोनॉमी फिर पढ़ाई भी है मैंने बैच में। मेरा काम है चीज़ों को आसान करके पढ़ाना। मैंने चीज़ों को इतना इजी किया है, इतना आसान किया है, उसको अपनी भाषा में तोड़ा है, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, कई सोर्सेज से जाकर के पढ़ के उसका जिस्ट आपको अवेलेबल कराता हूँ, तब आप जाकर के इकोनॉमी को बहुत अच्छा पढ़ेंगे। हाँ, तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी भी पढ़ाते हैं। मैं तो अभी बस
मैं तो हमेशा देखो हर एक सब्जेक्ट में यही कहता हूँ कि मैं तो सीख रहा हूँ, है ना। अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अभी मेरी बहुत ज़्यादा इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा प्रयास है चीज़ों को आसान कर देना। मुझे जितना आसान करके पढ़ाने से, क्योंकि मुझे बहुत सारे टीचर्स में देखता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, चीज़ें इतनी कठिन नहीं है, उसी को आसान करके पढ़ा दो, एक एक लाइन एक एक शब्द में टर्म्स निकल जाते हैं। मैंने इकोनॉमी पढ़ाई है, मुझे पता है, मैं एक एक टर्म्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, बहुत छोटी भाषा में बड़ी बात को छोटी बात में कैसे बताए, यही बात यूपीएससी भी कहता है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन में क्या क्या चुनौतियां हैं, गड़बड़ लिख गया क्या, हाँ ठीक है। नगद कैश आधारित अर्थव्यवस्था, पहला तो ये है। दूसरा क्या है, अधिशेष आय की कमी है, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि बैंक में जाके जमा करें, लोगों के साथ ये भी समस्या है। तो वित्तीय समावेशन कैसे, अधिशेष आय, अधिशेष का मतलब लोगों के पास बचे तब ना, अधिशेष आय आधारित अर्थव्यवस्था। बाकी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, है ना, मैं बहुत फैन हूँ बहुत सारे टीचरों का, शिक्षकों का, जो भी पढ़ा रहे हैं। अब तो यूट्यूब के माध्यम से सब सुलभ है ना। तो अधिशेष आय आधारित अर्थव्यवस्था का है, अधिशेष आय की कमी लिख सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि कमी, ठीक है, अधिशेष आय की कमी। और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उच्च लेन देन लागत, लोगों को लग रहा है कि बैंक में जाएंगे तो वहां पे बैंक के चार्जेस इतने हैं, हमारा पैसा ही कट जाएगा, तो चार्जेस के डर से लोग जो है बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं। उच्च लेन देन लागत है, उच्च लेन देन लागत, ये भी लोगों को लगता है, ये भी एक चुनौती है जिसके कारण से लोग वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ते हैं। दूसरा, लोगों को लगता है बैंक पैसा लेके भाग जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, जैसे इस संस्था में कई सारे काम करते हैं वर्कर, मैंने बहुतों का अकाउंट खुलवाया, मैंने उनको बोला नहीं, यदि आपकी सैलरी जाएगी, पेमेंट जाएगी इसमें, नहीं सर कैश दे दीजिए, कैश ज़्यादा सही है। अरे मैंने, जैसे लाइक मान लीजिए हमारी संस्था में जो सफाई का काम करते हैं बहुत सामान्य है, मैंने उनको, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो मैंने एक दो बार उनको चेक दिया, उन्होंने कहा सर अब मैं इसका क्या करूं, कैश हो तो बने बात। मैंने कहा नहीं, बैंक से जुड़ना है। बोला सर बैंक पैसा लेके भाग जाएगा। एक दो केस स्टडी उन्होंने सीख रखा है, पता है उन्हें कि अरे ये बैंक भाग गया, वो बैंक भाग गया, कुछ बैंक भागे भी है पैसा। अभी आप लोगों को पता होगा गांव क्षेत्र में लोगों का पैसा, एक संस्था थी सहारा इंडिया, आप लोगों ने नाम सुना हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का परिवार का पैसा भी फंसा हो। अब सहारा इंडिया में क्या हुआ, उसमें कुछ ऐसी वित्तीय अनियमितताएं आई कि सेबी के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, और उस रिस्ट्रिक्शंस के कारण से बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया, किसी का 4-4 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए फंस गया। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। बीच में यस बैंक वाला मामला आपने सुना होगा, पीएमसी बैंक का मामला सुना होगा। ऐसे ऐसे बैंक आए हैं कि आए हैं और ले गए पैसा, चिट फंड, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो भरोसे और सिस्टम की कमी है, भरोसे की कमी है, भ्रष्टाचार है, ये हर जगह आके खड़ा हो जाता है। भ्रष्टाचार, विश्वास नहीं है लोगों का। हमारे यहाँ पे जो कारपेंटर हैं संस्था के, जो काम करते हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं कि आप अकाउंट में क्यों नहीं पैसा रखते हैं। बोला सर अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मैंने कहा अकाउंट से पैसा कैसे कट जाएगा। बोला सर वो एटीएम के चार्ज इतने ज़्यादा हैं, वो बैंक के चार्ज इतने ज़्यादा हैं, वो चेकबुक का पैसा काट लेंगे। मैंने कहा सर्विस देंगे तो काटेंगे ही। बोले मैं क्यों दूं, मैं 200-300। अच्छा बैंक वाले अब एक गड़बड़ और कर रहे हैं, मतलब आप देखो कि चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं बैंक के। बैंक में लोग पैसा रख रहे हैं तो वो चार्ज के नाम पे इतना पैसा काट रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तो वो भी एक समस्या है। दूसरा, एक अवेयरनेस की कमी भी है, लोग बैंकिंग सुविधाओं के बारे में ज्यादा जानते नहीं, जन जागरूकता का अभाव। देखो एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, यदि कोई लोन लेता है, सूदखोर से लोन लेने से 1000 गुना अच्छा है बैंक से लोन लीजिए, सस्ता पड़ेगा और बेहतर होगा, विश्वसनीय होगा। लोग सूदखोर के पास चले जाते हैं, घर का सोना चांदी उठा के चले गए और लोन ले लिया, बाद में सोना चांदी भी डूब जाता है और ब्याज पे ब्याज चलती रहती है। एक पीढ़ी वाला दूसरी पीढ़ी वाला भरता है, तीसरी पीढ़ी भरता है, आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है किसान को। लेकिन किसान को यदि बैंक का पता हो, देखो बैंक के माध्यम से सरकार कितना किसान ऋण माफ भी करती है, बहुत सारी रियायतें मिलती है, एक तो कम दर पे मिलता है,
दूसरा, जो आप पैसा जमा करते हो, जो किस्तें आपकी बनती हैं, वो किस्तों में मूलधन भी जाता है। यदि आप सूदखोर से लोगे तो केवल ब्याज ब्याज लेगा, मूलधन बाद में, पहले कहे ब्याज दो बाद में मूलधन लूंगा। बैंक ऐसा नहीं करता, बैंक आपका ब्याज भी लेगा लेकिन साथ साथ मूलधन भी लेगा। ब्याज की दर भी बहुत कम होती है, तो ये भी आपको पता है। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं जी सर मेरे घर का भी 96, अच्छा सहारा इंडिया वाले कुछ मिल गए क्या? 96,000 रुपये फंसा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा। सहारा इंडिया का एक रिफंड पोर्टल बनाया गया है, होम मिनिस्ट्री, वो सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा बनाया गया है, और वो रिफंड पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। भगवान करे पैसा आ जाए, सबका आ जाए। तो एक रिफंड सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है। पैसा, सुभद्रा सहारा जी तो अब नहीं रहे, लेकिन पैसा अब रिकवर हो चुका है, सरकार ने पैसा रिकवर कर लिया है, सरकार के पास पैसा आ गया है, तो वो पैसा रिफंड होगा आप लोगों के लिए। परेशान मत होइए, देर सवेर, बस ये है कि लोग परेशान हो गए, वो पैसा लोगों को लगता है मर गया पैसा, लेकिन आएगा पैसा, शायद आएगा, भरोसा करके रखिए, बाकी तो भगवान। अरे भाई साहब ये कौन है, कह रहे हैं सर मेरा 25 लाख रुपए फंसा है। अरे यहाँ तो काफ़ी लोग हैं भाई, तो आप लोग रिफंड पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, बस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मेरे गांव में भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा था। जब ये घटना हुई तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि क्या करें क्या ना करें। मैंने कहा कुछ नहीं करो, जैसे जो एजेंट, उसमें एजेंट होते थे, एजेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया, विवाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या कर सकते हैं। देखो ये फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है पूरी तरीके से। अब तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ भी चुका है, गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का पैसा समय रहते हुए, लोगों के मतलब लोगों ने बहुत मजबूरी का पैसा है लोगों का, ठीक है। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर की बहुत सेवा प्रदाता, जैसे बैंकिंग के जो सेवा प्रदाता हैं, अभी तो सरकार ने ई मित्र बना दिए हैं, है ना, फिनो पेमेंट बैंक बना दिया है। गांव में यदि आपको कैश चाहिए तो आप फिनो पेमेंट पे जाइए, आधार कार्ड से भी आपको पैसा निकाल के दे देगा वो। फिनो पेमेंट बैंक बना दिए। इसके बाद पेमेंट बैंक हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इंडियन पोस्ट पे बैंक है, बहुत सारे बैंक। लेकिन सेवा प्रदाताओं की अभी भी बहुत सारी दूरी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा, बैंकों में टाइम बहुत लगता है। एसबीआई के पास इतना लोड है, इतना लोड है, इतना लोड है, एसबीआई चले जाइए ऐसा लगता है कि भारत में क्या हो रहा है ना। काम जैसे लगता है कि सबसे ज्यादा काम एसबीआई बैंक के कर्मचारी ही कर रहे हैं। लोड इतना ज्यादा है, कर्मचारी कम है, लोड बहुत ज्यादा है। सारी जितनी सरकारी योजनाएं सब एसबीआई के साथ इंटरलिंक कर दी जाती हैं, ठीक है। और सेवा प्रदान की गुणवत्ता में भी कमी है, ये भी सब चुनौतियां हैं। गुणवत्ता में कमी, सेवा प्रदान ही अच्छे से नहीं हो रही, वो कह रहा क्यों जाऊं बैंक, गुणवत्ता में कमी। लेकिन अब देखो सरकार जो कुछ भी कर रही है बैंक के माध्यम से ही कर रही है, तो इसलिए बैंक से तो आपको बनाना ही पड़ेगा, दूरी बना के आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी सेविंग्स भी करनी है, कुछ भी करना है तो सब कुछ। और दूसरा, गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, थोड़ा सा वहां के लोगों के हिसाब से बैंकिंग कार्य प्रणाली को इस्टेब्लिशमेंट करना। दूसरा, लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज ही नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं, बिना पैन कार्ड के खाता ही नहीं खुलेगा। तो चाहिए कि जो आयकर विभाग है बड़े स्तर पे पैन कार्ड बना दे सबके, है ना। लोग अभी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड बन के आ जाता है। आप लोग भी अपना अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लेना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपके यहाँ पे कोई भी यदि ई मित्र हो या फिर जो साइबर कैफे वाले हों वो आपका अप्लाई कर देंगे। कोई एडवोकेट से, वकील से मिल लीजिएगा, वो आपको अप्लाई कर देंगे। आपका पैन कार्ड जरूर बन जाना चाहिए। अपना एक पैन कार्ड बनवाइए, अपना आधार कार्ड बनवाइए, ये 2 डॉक्यूमेंट तो बेसिक डॉक्यूमेंट है। बाकी यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो डीएल बनवाइए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यदि आप इच्छुक हैं कि भारत से बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट भी अप्लाई कर दीजिए, एक पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो है वो है। बाकी आपका वोटर ID कार्ड, मताधिकार, मतलब 4-5 बड़े डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वोटर ID कार्ड भी आपका होगा, जहां तक मुझे लगता है पूरी संभावनाएं होगा, नहीं है तो जरूर बनवाइए। वोटर ID कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनवाइए, पासपोर्ट बनवा लीजिए। राशन कार्ड यदि घर का बन सकता हो तो राशन कार्ड भी बनवा लो अपना। बाकी आय निवास प्रमाण पत्र, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होता है, निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखो अपना। आय प्रमाण पत्र समय समय पर अपडेट होता रहता है, तो आय प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लिया करो। यदि कोई भी पिछड़े वर्ग से आता है तो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना होना चाहिए।
ये कौन है? नीरज सिंह जी कह रहे मेरे सर 251 रुपये फंसे हैं। देखो भाई 251 रुपये फंसे हैं तब तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पहली किस्त बात कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया था मामला। कोई नहीं, मिलेगा सब लोग। मैंने प्रोसेस एक बताया है, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करो। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी, ऊपर वाले मतलब गवर्नमेंट की मर्जी होगी, ज़रूर देंगे आपका पैसा। बस ये है, आज आपके 6 टॉपिक हो गए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और इन्वायरमेंट, ये 6 टॉपिक आपने पढ़ लिए। कैसा लगा आपको सेशन, एक बार ज़रूर बताइए।